गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भूगोल में जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उसमें अंतिम बिंदु चल रहे थे। हम लोग अंतिम बिंदु में मृदा संसाधन और मृदा के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की मृदा बहुत ही अलग अलग है। पूरा देश विविधताओं से भरा हुआ है। कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहीं वनीय क्षेत्र है, या फिर कहीं जलीय क्षेत्र है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझ लेंगे मृदा संसाधन, यानी मृदा हमारे लिए संसाधन के रूप में कैसे प्रयोग में लाई जाती है। आपने देखा होगा मृदा एक ऐसा संसाधन है जिससे हम चाहे मृदा के ऊपर पैदा होने वाली अनाज, पेड़ पौधे, दवाइयां या अन्य बहुत सारी चीजें उपयोग में लेकर के आते हैं, और मृदा के अंदर भी अनेक ऐसे खनिज पदार्थ, बहुमूल्य धातुएं, जीवाश्म ईंधन इत्यादि चीजें निकाल करके हम लोग अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो मृदा एक ऐसा संसाधन है जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बारे में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि मृदा मिट्टी है वो चार भागों में हम लोगों ने बांट दिया है। इसको पढ़ेंगे। जो सबसे निचले स्तर की मिट्टी है वो अपक्षय रहित, क्योंकि जमीन के अंदरूनी हिस्से में जो मिट्टी होती है वो अपक्षय, वहां पर अपक्षय नहीं होता। ये ऐसी चट्टानें होती हैं जो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, यहाँ पर अपक्षय का कोई चांस नहीं रहता। इसके ऊपर वाले स्तर की हम बात करें तो यहाँ पर अपक्षय होता है। यहाँ पर अपक्षय होता है, चाहे प्लेटों में खिसकाव की वजह से या अन्य प्राकृतिक परिवर्तन जो हमारे पृथ्वी में आते हैं उनकी वजह से अपक्षय यहाँ पर होता रहता है। तीसरे नंबर पर जो बाल है, बालू है, गाद है, मृत्तिका है, ये चीजें एकत्र रहती हैं जो लगभग दूसरे नंबर पर आती हैं। और सबसे ऊपरी संस्तर की मृदा होती है जो जिस पर हम लोग रहते हैं, ये ऊपरी संस्तर की मृदा है। तो मृदा संसाधन के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमारा जो देश है विविधताओं का देश है। किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, आपको कहीं पर उबड़ खाबड़ क्षेत्रफल मिलेगा, कहीं जल से भरा हुआ, जल से मग्न, और कहीं पर सूखा क्षेत्र मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे देश की जो मिट्टी है वो बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जो आपको पता है, ये जो है नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, और यहाँ पर बांग्लादेश है। इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है। तो हमको अपने देश के बारे में पढ़ना है। हमारे देश में मृदा कई प्रकार की पाई जाती है। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल और पीली मृदा, चौथा है लैटेराइट, और पांचवा मरुस्थलीय मृदा। इन मृदाओं से पढ़ने के पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो देश का ऊपरी हिस्सा है, जो उत्तरी क्षेत्रफल है, ये आप जानते हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो ये जो हमारा उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी छोर है, यहाँ से ये क्षेत्र है, ये वनीय क्षेत्र है, यानी यहाँ पर वनों की अधिकता है तथा यहाँ पर बर्फीले क्षेत्रफल और यहाँ पर बर्फ की मात्रा और ठंडे प्रदेश हैं। तो यहाँ पर अधिकतर मात्रा में वन पाए जाते हैं, और यहाँ खेती भी अलग तरह की होती है। यहाँ की खेती भी आप देखेंगे, चाहे सेब हो गया हो, चाहे संतरा हो गया हो, अनार हो गया हो, ऐसी फसलें वहां पर की जाती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। और यहाँ पर आप ये बात करें कि धान, गेहूं, तो यहाँ पर ये फसलें नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ की मृदा ऐसी नहीं है। तो हम सबसे पहली मृदा के बारे में पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। यानी जलोढ़ मृदा क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। यानी ये जो हिस्सा है ये जलोढ़ मृदा का हिस्सा है। इसकी बात करें राजस्थान का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और इसके बाद असम का कुछ क्षेत्रफल। इसकी खासियत क्या है कि ये जो मिट्टी है, अपने देश की तीन महत्वपूर्ण उत्तरी क्षेत्र की नदियां हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी, और तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी। यानी इन नदियों के आसपास की जो जमीन होती है, इनके आसपास की जो मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा होती है। इसके बारे में हम जानते हैं, चाहे यहाँ से गंगा निकलती हो, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और यहाँ से सिंधु नदी प्रवाह तंत्र पाया जाता है। तो इन नदियों के आसपास की जो जमीन होती है, जो आसपास की मृदा होती है, वो कैसी होती है, वो जलोढ़ मृदा होती है। और जलोढ़ मृदा आप जानते हैं, जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। एक हो गया
बांगर, दूसरी हो गई खादर। यानी दो तरह की जलोढ़ मृदा होती है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक तो बांगर हो गई, दूसरी खादर। अब पहले ये जान लेते हैं जलोढ़ है क्या। जलोढ़ ऐसी मृदा है जो नदियों के आसपास की जो भूमि होती है, नदियों के सहारे जो मिट्टी बहा करके लाई जाती है, जो गाद बहा करके लाया जाता है, वो अपने आसपास फैलती चली जाती है और वही क्षेत्रफल हमारे लिए जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इस जलोढ़ मृदा में हम लोग धान, गेहूं, गन्ना इत्यादि की खेती करते हैं, जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, चाहे इधर ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का जो क्षेत्र हो, चाहे गंगा के आसपास का क्षेत्र हो। और इधर हम बात करें, यहाँ पे 2, 3, 4 नदियां और हैं, यहाँ पर भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन कौन सी नदियां हैं? चाहे यहाँ उड़ीसा में महानदी का जो आसपास का क्षेत्र हो, चाहे यहाँ पर गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र हो, चाहे कावेरी नदी, कृष्णा नदी, इन नदियों के आसपास की जो भूमि होगी वो जलोढ़ मृदा होगी। और जलोढ़ मृदा आप जानते हैं कि इस चीज के लिए उपजाऊ होती है, धान, गेहूं और गन्ना इत्यादि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। और अब यहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, पहला बांगर और दूसरा खादर। तो बांगर का मतलब होता है जो पुरानी मिट्टी, यानी ऐसी जलोढ़ मिट्टी जो पुरानी हो गई हो, उसको हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। और ऐसी जलोढ़ मिट्टी जो नवीन हो, अभी जल्द में आकर के अपने आसपास के क्षेत्रफल को घेर लिया हो, वो खादर मिट्टी कही जाएगी। बांगर जो मिट्टी होगी उसके दाने जो होंगे बड़े होंगे थोड़े से, और जो खादर होगी वो बहुत ही महीन कण के होंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये समझ लिया जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है और भारत के उत्तरी हिस्से में लगभग काफी क्षेत्रफल को इसने घेरा हुआ है। तो पहले तो हमने पढ़ ली जलोढ़ मिट्टी। अब दूसरा हम पढ़ेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है आखिर, और काली मिट्टी का क्षेत्रफल कौन कौन सा है? काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? रेगुर या रेगर। रेगुर या रेगर। अब इसको काली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहाँ महाराष्ट्र के आसपास का जो क्षेत्रफल है, आपको पता होगा कि सबसे अधिक महाराष्ट्र में ही काली मिट्टी का क्षेत्रफल पाया जाता है। और आपको पता है ये काली मिट्टी ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद जो जमीन के बाहर आती है और फैल जाती है, और फैलने के बाद जब ये ठंडी पड़ जाती है तो ये काली मिट्टी हो जाती है। और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि कपास काली मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होता है। और काली मिट्टी हमने ये भी जान ली कि कैसे बनती है। ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद काली मिट्टी बनती है और यहाँ पर कपास की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। तो हमने दो तरह की मृदा पढ़ लिया, पहले जलोढ़ मृदा और दूसरी काली मिट्टी। अब आपको ये मैप के द्वारा भी याद करना होगा, क्योंकि मैप के साथ आप याद करेंगे तो आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी। दूसरी बात, आपके एग्जाम में मानचित्र बनाकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी काली मिट्टी है या कौन सी जलोढ़ मिट्टी है, या फिर आपको उसमें ये दे दिया जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रफल को दर्शाइए। तो कहने का मतलब है मैप के सहारे आप उसको पढ़ते चलेंगे। तीसरी है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। ये लाल और पीली मिट्टी ऐसी होती जो बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, काफी क्षेत्रफल में भी ये पाई जाती है। ये क्षेत्रफल हो गया या ये क्षेत्रफल हो गया। ये कौन सी मिट्टी है? काली या लाल या पीली मिट्टी। इस मिट्टी में उपजाऊपन के जो तत्व होते हैं बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। यहाँ पर पठारी क्षेत्र ज्यादा होता है। आप देखेंगे कि अपने देश का जो मध्य प्रदेश और इधर झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के आसपास का जो क्षेत्रफल है वो पठारी क्षेत्रफल है। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी है? लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं होती जितनी ये जलोढ़ और काली मिट्टी होती है। तो हमने 3 मिट्टी पढ़ ली। चौथी मिट्टी है या चौथी मृदा है लैटेराइट मिट्टी। ये चाय के लिए बहुमूल्य होती है। लैटेराइट ये यहाँ पर कुछ हिस्सों में पाई जाती है, असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है जो लैटेराइट मिट्टी है ये चाय के लिए बहुमूल्य होती है। असम और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
तो हम लोग पढ़ रहे थे लैटेराइट मिट्टी के बारे में। लैटेराइट मिट्टी जो कुछ क्षेत्रफल में पाई जाती है, यहाँ पर चाय और कहवा की खेती थोड़ा ठीक ठाक मात्रा में होती है, इसलिए ये गेहूं धान जैसी खेती उत्पादित करने वाली नहीं होती। लैटेराइट मिट्टी के बाद हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। ये तो आप जानते भी होंगे, मरुस्थलीय मिट्टी कहां पर पाई जाती है? राजस्थान का अधिकांश क्षेत्रफल जो होता है वो मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं। रीजन क्या है? यहाँ पर ऐसा क्षेत्रफल है कि कभी कभी 10 साल 20 साल या फिर 35 साल तक बरसात नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी होती है बिल्कुल रेतीली मिट्टी बन जाती है, ऊसर बन जाती है, बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं मरुस्थल हो जाती है। वहां पर उपजाऊ करने वाली जमीन हमारे लिए नहीं रह पाती। तो मिट्टियों के बारे में हमने सब कुछ पढ़ ही लिया है, चाहे जलोढ़ मिट्टी हो, चाहे काली मिट्टी हो, लाल और पीली मिट्टी हो, लैटेराइट का मिट्टी हो। इन मिट्टियों के बारे में लगभग जितने पॉइंट हैं हमने आपको बता दिए हैं। दूसरी बात, मानचित्र को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से लगाएंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कभी कभी मानचित्र के हिसाब से भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको बाई मैप तैयारी करने में याद भी होगा, और कभी कभी आपका क्वेश्चन मैप से बनेगा तो आपकी तैयारी और बेहतर रहेगी, तो आप टिक करने में आपको आसानी होगी। तो मिट्टी के बारे में आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं। इसके बाद जो भी थोड़ा सा बिंदु बचा हुआ है वो हम अगले वीडियो में समाप्त कर लेंगे।